हमारा सोशल साइंस का ये हिस्ट्री सेक्शन है जिसमें कि हम इतिहास में पहला चैप्टर पढ़ेंगे घटनाएं और प्रक्रियाएं, जिसमें कि हम पहला हमारा है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है, किस प्रकार होता है। तो यहाँ एक सबसे पहले आप आएंगे तो फेड्रिक सरियू विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का एक स्वप्न राष्ट्रों के बीच संधि 1490 14 1848 सॉरी 1848 का एक चित्र दिखाया गया है। ठीक है, इसमें कई देशों का इस तरह दिखाया गया है, फ्लैग के हिसाब से किस तरह रो बनती आ रही है, ये सब दिखाया गया है। तो 1948 में एक फ्रांसीसी कलाकार फेडिक्स सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, एक सीरीज बना दी 4 चित्रों। इसमें उन्होंने सपनों का एक संसार रचा जो जिसके शब्दों में जनतांत्रिक और समाजवादी गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए थे। पहले चित्र में कौन कौन दिखाए गए? यूरोप और अमेरिका के लोग। अब यहाँ पे पूछेगा उस चित्र में क्या था, तो यूरोप और अमेरिका के लोग थे। फिर क्या है? सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री और पुरुषों की एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा का वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को एक महिला के रूप प्रदान किया करते थे। कब? फ्रांसीसी क्रांति के तौर पे यह बताया गया कि भारतीय जो स्वतंत्रता है वो क्या है? एक महिला के रूप में। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की एक मशाल की पहचान कर सकते हैं जो उसके हाथ में है। किसके? स्वतंत्रता की प्रतिमा के। दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त खंडावशेष बिखरे हुए हैं और सरयू के काल्पनादर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके कपड़ों, राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे एक जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांसीसी क्रांति के तिरंगे की पहचाना जा सकता है। प्रतिमा के पास अभी भी पहुंचा। अब देखिए इसमें समझ लीजिए, आपका एक शब्द है निरंकुश संस्थानों। तो निरंकुश होता क्या? एब्सोल्यूशन, एब्सोल्यूटिज्म। ये होता क्या है? ऐसी सरकार या शासन, ऐसी व्यवस्था, ऐसी गवर्नमेंट सिस्टम जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। मतलब एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता हो जाती है। जो भी कुछ होगा किसी राज्य में, किसी स्टेट में या किसी कंट्री में, तो एक व्यक्ति के द्वारा ही होगा। जैसे आप परिवार में देखते हैं, एक पिता ही जो होता है जो कुछ कहता है वही माना जाता है। तो क्या है? पिता एक निरंकुश व्यक्ति हो गया, है ना। सबकी सलाह, एक होता है कि वहाँ सबकी सलाह ली जाती है कि भैया तू चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था हो जाती है। तो इतिहास में ऐसे राजशाही सरकारों पर की निरंकुश सरकार कहा जाता है जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित होते हैं और दमनकारी सरकारें होती हैं। जिसे यहाँ पर कुछ लोग प्रदर्शन करना चाहें, प्रोटेस्ट करना चाहें कि हम नहीं कर सकते, तो उसका उनको परिणाम भुगतना होगा। जैसे कि चाइना वगैरह में ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की सरकारें निकम्मी है। और आप तो सबसे बढ़िया सरकार वहाँ की जान सकते हैं, कहाँ? नॉर्थ कोरिया की, वहाँ का तानाशाह किम जोंग, है ना। तो आदर्श कल्पना कल्पनादर्श क्या है? यूटोपिया क्या है? एक ऐसे समाज की कल्पना का है जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव। ऐसे राज्य की वहाँ सब कुछ अच्छा हो, तो इसे यूटोपिया कहा जाता है, एक आदर्श राज्य। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता है। अब देखिए उसके उसी चित्र का ही बताया जा रहा है। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला और लाल और सुनहरा झंडा थामे। यह दिलचस्प है कि जिस समय सरयू ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। वे झंडा थामे हुए हैं और वे 1848 के उदारवादी उम्मीदवारों की अभिव्यक्ति है जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य को गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियों की राजशाही
लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रूस के लोग आते हैं। वो ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य को अपनी नजरों से जमाए हुए। चित्र की ही बात हो रही है, चित्र खोल के बैठिए आप, बस देखिए उसको। चित्रकार ने इनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। इस अध्याय में कई विषय उठाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सरयू ने चित्र एक में की थी। 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद की एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। इन परिवर्तनों से मतलब यूरोप में बहुत जब नेशनलिज्म की भावना आती है तो यूरोप में बहुत सारा चेंजेस होता है, बहुत सारे। और इसी के कारण क्या होता है, इन्हीं परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर क्या होता है, राष्ट्र राज्य का निर्माण शुरू होता है। ठीक। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसी आधुनिक राज्य की गतिविधियों और विचार विकसित हो रहे थे जिनमें से स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र में प्रभुसत्ता का केंद्रीय शक्ति की थी, लेकिन राष्ट्र राज्य न केवल उनके शासकों बल्कि उनके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और इतिहास या विरासत की भावना थी। अगर जब से पूछ लिया जाए कि यहाँ पे कि राष्ट्रवाद क्या है, तो इसमें ये चीज ध्यान रखिएगा कि राष्ट्र राज्य ने न केवल उनके शासकों बल्कि उनके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव होता है, साझा इतिहास होती है या विरासत की भावना होती है। आगे देखिए, और साझेपन की यह भावना अत्यंत काल से नहीं थी। यह संघर्ष और नेताओं और आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई। इस अध्याय में उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जो 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुई थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज है, जिसे बोला अर्नेस्ट रेनन। राष्ट्र क्या है? फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन ने 1882 में सोrbonne विश्वविद्यालय से दिए एक व्याख्यान में राष्ट्र को अपनी एक समझ में प्रस्तुत किया। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा। एक निबंध के रूप में ये उनका जो व्याख्यान था, देखिए जहाँ तक बड़े-बड़े सेमिनार होते हैं, जो बड़े-बड़े लोग अपनी स्पीच देते हैं, उनको लिख लिया जाता है। लिख के बाद में उनको एक टाइटल दे के छाप दिया जाता है, जिसका टाइटल था क्वेस्ट सी क्यू एन नेशन, राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्ताव इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम, गौरव, और यह वह सामाजिक पूंजी है जो जिस पर राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जनसमूह होने की, ये सब जरूरी शर्तें हैं। अतः एक राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। ध्यान दीजिए, क्या है? राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है, लार्ज स्केल सॉलिडरिटी। उसका अस्तित्व रोज होने वाले जनमत संग्रह है। प्रांत उसके निवासी हैं, और अगर सलाह लेने के लिए किसी सलाह लेने सलाह के लिए जाने के लिए किसी को अधिकार है और वह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने और किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में राष्ट्र की कोई वास्तविक दिलचस्पी नहीं होती। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि एक जरूरत भी है। उनका स्वतंत्र होना स्वतंत्रता की गारंटी है, और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप हो जाता है। यानी कि इससे ये बताया गया है कि जो और लोग हैं तो अलग अलग, जैसे एक मालिक होता और तो क्या होता, स्वतंत्रता खत्म हो जाती, क्योंकि एक होता तो निरंकुश हो जाता, स्वेच्छाचारी हो जाता, वो मतलब डिक्टेटर हो जाता, तो वो अपने हिसाब से चीजों को रेगुलेट करता चलाता। चलिए चर्चा करते हैं, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के विचार शुरू होते हैं।
सॉरी, राष्ट्रवाद के पहले, नेशनलिज्म के पहले ही स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद है कि 1789 में फ्रांस एक राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। प्रश्न कहाँ से पूछा गया? तो प्रश्न पूछेगा, पहला प्रश्न पूछेगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? डेट क्या है? तो 1789 आपको बताना है, 1789। फ्रांसीसी क्रांति के जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा गठन राष्ट्र का गठन होगा और वे ही इसकी नियति तय करेंगे। यहाँ तक समझे? कोई डाउट हो तो बताइए। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे कदम उठाए जिसके फ्रांसीसी लोगों ने एक सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हो गई। पितृभूमि, अब ये यहाँ पे देखिए, पितृभूमि और जो नागरिक दिया गया है ये फ्रांसीसी शब्द हैं। ला पैट्रिए और ली सिटियोन ये फ्रांसीसी शब्द हैं। जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिससे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अब देखिए, एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया। जैसे हर देश में सब लोग जैसे स्वतंत्र होते गए तो उनका एक झंडा होता है जिससे वो उस राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, एक सिंबल होता है उस राष्ट्र का। तो देखिए, कोई बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है तो उस राष्ट्र के झंडे को वहां पे लगाया जाता है। तो ये क्या है, वो एक उस राष्ट्र एक सिंबल है उस राष्ट्र का, है ना। तो उन्होंने भी एक झंडा बनाया जिसे पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों में सामूहिक रूप से किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। स्टेट जनरल, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक चीज बनी। अब यहाँ छोटा सा बड़े क्वेश्चन उठाएगा तो क्या उठाएगा कि स्टेट जनरल का नाम बदल के क्या किया गया, नेशनल असेंबली कर दिया गया। दैट इज द क्वेश्चन। यहाँ से छोटे छोटे देखिए, ये यही है जो सीबीएसई की यही चीज है कि वो छोटी छोटी चीजों को पूछ लेता है। बच्चे वहां ढूंढते रह जाते कि ये हमने पढ़ा ही नहीं। नई स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों को समान कानून बनाए। आंतरिक आयात और निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। भार मापने का एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली लिखी जाती थी और वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई, जिसे वो राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। लेकिन देखिए, हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, उसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है और बाकी क्षेत्रों में अलग अलग भाषा है। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य है कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। दूसरी शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य राष्ट्रों में गठित होने में मदद करेगा। जब फ्रांस की घटना की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र और शिक्षित मध्यम वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। हमारे यहाँ भी जैकोबिन क्लब का एक सदस्य था टीपू सुल्तान, है ना। तो वो भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया और उसने जैकोबिन क्लब की स्थापना करी थी। उसकी गतिविधियों और अभियानों ने फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया और 1790 में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। कौन? फ्रेंच की सेना। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहां उसने एक अनेक सुधारों की शुरुआत की जिसमें फ्रांस में सबसे पहले आरंभ किए हो चुके थे। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया था। पहले प्रजातंत्र हुआ फिर उसने नष्ट कर दिया। अब वो क्या है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? हम लोग फ्रांस की बात कर रहे हैं। फ्रांस की देखिए, आपके बुक में उसकी लोकेशन दी गई है, स्विट्जरलैंड है इधर तरफ, नीचे साउथ की तरफ आपका स्पेन है। नेक्स्ट,
दिया गया है कि स्पेन यहाँ पे इसके साउथ में है और स्विट्जरलैंड है। फिर ऊपर क्या है, आपको ग्रेट ब्रिटेन दिख रहा है, वेल्स, इंग्लैंड और नीदरलैंड के बगल में, जिसे हॉलैंड बोलते हैं। तो इस तरह से फ्रांस है, जो कि क्या है, एक राष्ट्र है जिसके बारे में हम लोग, वियना कांग्रेस के बाद का यूरोप है ये। जब वियना कांग्रेस होती है तो उसके बाद का ये दिया गया है कि किस तरह से इसकी स्थिति है। और इसमें सबसे बड़ा देख रहे होंगे आप, ओटोमन साम्राज्य काफी बड़ा दिखाई पड़ रहा है। फिर ऑस्ट्रियाई साम्राज्य दिखाई पड़ रहा है, जिसमें हंगरी, ऑस्ट्रिया और कुछ बवेरिया कैसा है, गलीसिया है ना। प्राशा भी दिख रहा होगा आपको, फिर नीदरलैंड। मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया और ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बनी रहे। किसने? नेपोलियन ने। 1804 में नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता था, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया, जिससे संहिता के फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों पर भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भू दासत और जो शुल्कों से मुक्ति दिलाई, जागीरदारी शुल्कों से। अब देखिए वहां उसने ये परिवर्तन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी इस तरह से ये सब करने से उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी ही बढ़ेगी। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया, यातायात संचार व्यवस्था में सुधार किया, किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आजादी चखी। उद्योगपतियों और खासतौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक मानक भार तथा माप और राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजियों के आवागमन में सहूलियत होगी। अब देखिए वो इतनी सहूलियत दिखा दे रहा है, तो आपको अगर ये पूछ लिया जाए कि नेपोलियन ने क्या क्या किया, ये प्रश्न बन जाएगा यहाँ पे कि नेपोलियन ने क्या क्या किया। तो आप देख रहे हैं कि उसने कई जो है कई करों को हटा दिया, श्रेणी संघों को किया, सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया, है ना। और जो प्रशासनिक विशेषाधिकार थे उन्हें समाप्त कर दिया। किसानों, राहगीर, कारीगरों और मजदूरों और नए उद्योगपतियों को नई नई आजादी, मतलब कई सहूलियतें मिली। तो ये सब नेपोलियन ने किया। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली-जुली प्रतिक्रियाएं थी। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों में बेल्सस, मेज, मिलान और वर्सा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। क्या हुआ कि दुश्मनी में बदला? जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी, बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच की सेना में जबरन भर्ती हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कहीं ज्यादा नजर आने लगे। मतलब कहीं न कहीं ऐसा था, उनके साथ में छल हो रहा था और वो समझ नहीं पा रहे। तो उनके साथ में, मतलब यूँ कहिए जी कि उनके साथ में एक तरह से वो जो सहूलियतें मिल रही थी, उसके पीछे कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी यूँ कहिए साजिश थी उनकी, है ना? तो ये एक इसमें राइन का एक डाकिया लाइगिप्स से आते हुए वे सब कुछ गंवा देता है, वो एक चित्र दिया गया है। नेपोलियन ने 1813 में लाइगिप्सिग की लड़ाई हार कर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में दर्शाया गया है। उसके झोले में गिरती हुई चिट्ठियां उन भूभागों के नाम लिखे हैं जिन्हें वह अब हार चुका है। अब आता है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अभी हमने क्या पढ़ा था, फ्रांस में क्रांति कैसे हुई, क्या पृष्ठभूमि थी, उसके बाद में क्या क्या हुआ। तो आपने देखा क्या क्या हुआ, आपने नेपोलियन को देखा क्या हुआ उसमें। फिर आपने क्या देखा, कुछ ऐसे ऐसे परिवर्तन क्या कारण रहे कि जिससे उसमें हुई और क्या क्या उसमें सहूलतें मिली। हम अब पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। क्या था यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण? अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखेंगे तो वैसे ही राज्य
राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज है। अब देखिए राष्ट्र राज्य के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि क्या है राष्ट्र राज्य। अगर इसको आप फिर से देखिएगा इसको तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं, तब वे राजशाही डचियों और डचेस और कैंटोन्स में बटे हुए थे, जिनके अधीन जिन बटे हुए थे जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्व और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह-तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान और अपनी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे लोग अलग-अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातियों के समूह के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग-अलग क्षेत्रों और जन समूहों को जोड़कर बना था। कौन? हैब्सबर्ग साम्राज्य की बात हो रही। इसमें एल्प्स के रिटॉल, ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड जैसे इलाकों के साथ-साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज्यादा थे। अब देखिए यहाँ पे है कोई किस क्षेत्र की बात करें, ऑस्ट्रिया हंगरी की, और जहाँ पर इतनी विविधता है, इतनी विविधता क्या, बहुत ही डाइवर्सिटी है कि यहाँ पर कौन कौन से लोग रह रहे हैं, किनका किनका शासन है। तो हैम्बर्ग साम्राज्य में लॉम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। हंगरी के आधे लोग मैग्यार बोलते हैं जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गिलिसिया में कुछ कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले अधीन अवस्था में रहते थे। उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कॉर्निओला में स्लेवेन्स, दक्षिण में क्रोएट तथा पूरब की तरफ ट्रांसविल्निया में रहने वाले रोमन लोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इस तरह-तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। अब देखिए यहाँ पे एक डेडलाइन दी गई है, महत्वपूर्ण तिथियां, जो कि 1797 में नेपोलियन का इटली पर हमला होता है, नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत होती है और ये 1814 से 1815 तक नेपोलियन का पतन होता है, वियना शांति संधि होती है। फिर आगे क्या है, 1821 में यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष होता है। 1848 में फ्रांस में क्रांति होती है। आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगर, औद्योगिक मजदूरों, किसानों की बगावत, मध्य वर्ग संविधान और प्रतिनिधात्मक सरकार के गठन की मांग करता है। इतालवी, जर्मन और मैग्यार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्यों का निर्माण करते हैं। 1859 यानी कि 1859 से लेकर 1870 तक इटली का एकीकरण होता है। 1866 से लेकर 1871 तक यहाँ पर जर्मनी का एकीकरण हो रहा है और 1905 में हैब्सबर्ग और ओटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत हो जाता है। तो ये कहानी थी आपकी यहाँ तक, जो कि आपने पढ़ा यूरोप में राष्ट्रवाद, और उसके पहले आपने पढ़ा फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस में दूसरी बार क्या हुआ, फ्रांस की पहले तो 1789 में, फिर क्या होती है 1848 में, है ना। अब आता है कुलीन वर्ग या नया मध्यम वर्ग। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का एक मालिक कुलीन वर्ग यूरोपियाई महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण प्रभुत्वशाली वर्ग था। एक ऐसा वर्ग बना था ये जो राजनीतिक रूप से भी मजबूत था और सामाजिक रूप से, और यही प्रभुत्वशाली वर्ग बन गया। इस वर्ग का सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे, जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थे। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद, शहरी हवेलियों के मालिक थे, मतलब सामंत से जैसे यहाँ जमींदार होते थे, तहसीलदार जो तालुकेदार होते थे, वैसे ही वहां पे तो वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक
संबंधों से आपस में जुड़े रहते थे। अब देखिए अमीर आदमी है तो अमीर के पास ही शादी करेगा, जिससे कारण उनमें शादी संबंध हो रहे हैं, तो वो आपस में एक दूसरे के जान पहचान वाले और रिश्तेदार बन रहे हैं। मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। जनसंख्या का अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिम में ज्यादातर जमीन पर किराए और छोटे काश्तकार खेती करते थे, और जबकि पूर्व और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी, जिसे भूदास खेती करते थे। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ। क्या वो पश्चिमी और मध्य यूरोप की बात हो रही है कि वहाँ औद्योगिक उत्पादन बढ़ा और व्यापार में वृद्धि हुई, जिससे कि शहरों का विकास हुआ और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, नए वर्गों का उदय होता है, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। अब ये जो है अस्तित्व, ये जो नया वर्ग बना, इनका क्या था, ये बाजार के उत्पादन पर टिके हुए थे। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं शताब्दी के दूसरे भाग में आरंभ होता है, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों में कुछ हिस्सों में 19वीं शताब्दी के दौरान ही शुरू हुआ। मतलब ब्रिटेन में पहले शुरू हो जाता है, लेकिन इसमें जो है बाद में शुरू होता है। कहाँ कहाँ, जर्मनी और फ्रांस में। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप एक नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए और श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग के जो उद्योगपति, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने थे। अब एक नया वर्ग बना, कौन सा? इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए, इसमें श्रमिक वर्ग के लोग, मध्य वर्ग के जो उद्योगपतियों और व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने थे। मध्य वर्ग और पूर्वी यूरोप में इस समूह का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। मतलब धीरे धीरे इससे क्या हुआ, एक नए वर्ग का उदय हुआ जो कि था मध्यम वर्ग, है ना। अब आता है उदारवादी राष्ट्रवाद को क्यों, क्या मायने थे, उदारवादी जो राष्ट्रवाद था उसके मायने क्या थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उदारवादी राष्ट्र के क्या मायने थे, व्हाट इज द मोटिव्स ऑफ लिबरल नेशनलिज्म, है ना, यही है। व्हाट इज द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो यूरोप में 19वीं सदी की शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीबी से जुड़े हुए थे। उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के मूल लिबरल पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है आजाद। नए मध्यम वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समझ सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बने। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, राजनीतिक तौर पे उदारवाद क्या है, ऐसी सरकार जो कि जो है सबकी सहमति से हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान और संसदीय प्रतिनिधित्व सरकार के पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व को की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, लेकिन जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में हो। अब यहाँ पे एक पेज फंस जाता है कि क्या फंसता है कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में नहीं था, सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। मतलब इसमें कानून के समक्ष बराबरी का विचार जो था, तो ये क्या कहता था कि सबको मताधिकार है ना, सब मत दे सकते हैं। आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था, और वहां मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। और यहाँ क्या होता है, अगर ऐसा कुछ होगा तो सबको मत देने का अधिकार हो रहा है, और कानून के समक्ष अगर समानता की बात करी जा रही है तो सबको मत देने का भी अधिकार हो जाएगा और सबको चुनाव लड़ने का भी अधिकार हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या था, फ्रांस में जो उदारवादी प्रजातंत्र ये था, तो क्या था, वहां पर जो पैसे वाले लोग थे, संपत्तिवान पुरुष थे, उनको ही ये हासिल था मत देने का और चुने जाने का। संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। संपत्ति विहीन जो थे उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया गया। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार, कुछ समय के लिए जब जैकोबिन का शासन था तब जाके सबको एक मताधिकार दिया गया, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। मगर
नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार पर वापस आ गई। उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा दिया, कहा कि वो ठीक ठाक नहीं है, वो मत नहीं दे सकते। उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया, कहा कि जो महिलाएं होती हैं उनको पतियों के अधीन रहना चाहिए या फिर अपने पिता के अधीन रहना चाहिए। संपूर्ण 19वीं शताब्दी में 19वीं सदी और 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। अब जब उनको अधिकार नहीं मिले तो उन्होंने क्या किया, इसका विरोध करना शुरू किया कि हमको अधिकार मिलने चाहिए, अधिकार हमारे लिए आवश्यक है, सबको मिलना है तो हमें क्यों नहीं मिले। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, बाजार की मुक्ति और चीजों और पूंजी के आवागमन आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के उभरते दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी। क्या मांग थी? कि जो नियंत्रण है इसको खत्म कर दिया जाए। और हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लें। जैसे नेपोलियन ने प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना और उसमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। कितने राज्यों का संघ बना? ये 39। और 1833 में हैम्बर्ग से न्यूमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से होकर, नाकों मतलब नाका जैसे आप टोल प्लाजा नहीं होता वैसे ही, जहां पर मतलब आपसे टैक्स लिया जाता है और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं के वजन आकार के अनुसार लगाया जाता था। अभी भी ऐसे होता है क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने का समय लगता था। मसलन कपड़े को मापने का पैमाना एले था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती रहती है। मतलब कहीं पे इसकी लंबाई कितनी मानी जा रही है, कहीं पे कितनी मानी जा रही है। अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता था एक एल, और मेज में 55.1 सेंटीमीटर और न्यूबर्ग में 56.6 सेंटीमीटर और फाइलबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे उसकी नाप क्या एले थी। अगर जो एक एल खरीदा जा रहा है तो इसकी नाप अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहे थे जहां वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। मतलब जो नया वाणिज्यिक वर्ग था तो ये कहता था कि ऐसा एकीकृत आर्थिक क्षेत्र का निर्माण ऐसा हो जहां पर वस्तु, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो, वहां पे आने जाने में कोई भी बाधा ना हो, कोई दिक्कत ना आए। 1834 में प्रासाद की पहल पर सीमा शुल्क संघ ज़ाल्वेराइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। मतलब जितने टोल वोल लगते हैं, जो टैक्स लग रहा है, इसको समाप्त कर दिया पहले ही। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जिससे वो पहले 30 के ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और है, क्या हो रहा है? शुल्क अवरोधों को समाप्त किया जा रहा है। फिर इसके अलावा रेलवे के जाल में गतिशीलता बढ़ी गई, आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक बनाया गया। तो ये सब पॉइंट आ जाते हैं। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर को मजबूत बनाया। अब यहाँ पे अगर पूछ लिया जाता है तो यहाँ तक इसमें से लिख सकते हैं। अब आते हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की शब्दावली में सोचने लगे, वे चर्चा करने लगे कि राष्ट्र कैसे विकास कर सकता है, कौन से आर्थिक कदम राष्ट्र को निर्मित करने में मदद दे सकते हैं। जर्मन के ट्यूबिजन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर फ्राइडरिख लिस्ट ने 1834 में क्या लिखा इसके बारे में? जुल्वेराइन एक का लक्ष्य जर्मन लोगों के आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देना है,
वह राष्ट्र की आर्थिक हालत जितना जितना बाहरी तरह से उसे हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा, उतना ही आंतरिक उत्पादकता को बढ़ा कर भी इसे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना और उठाना चाहिए। जर्मन लोग यह समझ गए कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं के उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया है। अब आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित हो गई। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जो थी, कौन सी थी, राजतंत्र था, चर्च था, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्हें यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसे पारंपरिक संस्थानों को मजबूती बनाने में सक्षम था। उन्होंने कहा कि जो और लोग थे वो जान गए थे कि आधुनिकीकरण जो है राजतंत्र जैसी पारंपरिक जो संस्था है इसको मजबूत बनाए रखेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। वह राजा की ताकत को ज्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंत और बहुत दासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। अब यहाँ पे समझिए क्या बता रहा है कि राज्य की ताकत को ज्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और बहुदासत्व की समाप्ति। ये सब क्या थे, यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। रूढ़िवादी क्या है, रूढ़िवादी ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों के बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्राशा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। अभी ये 1815 में इन सब लोगों ने मिलकर किसको हराया, नेपोलियन को हराया। किसने किसने, ब्रिटेन, रूस, प्राशा, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया है, ये ध्यान रखिएगा, के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में चले गए। इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिख ने की। इन प्रतिनिधियों ने 1815 में वियना संधि तैयार की जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान तैयार हुए। देखिए अब वियना, ट्रीटी ऑफ वियना, ध्यान रखिएगा, वियना ट्रीटी ये हुई 1815 की बात हो रही है। तो जो नेपोलियन के युद्ध थे उनके दौरान इसका ये उद्देश्य था कि सारे बदलाव जो हुए ये सब खत्म हो जाए। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस में उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। अब फ्रांस की विस्तारवादी नीति पर क्या हुआ, रोक लग गई। उत्तर में नीदरलैंड राज्य स्थापित हो गया, जो आपने मैप में देखा, बेल्जियम शामिल था, और दक्षिण में पिडमॉन्ट में जेनेवा जोड़ दिया गया। प्राशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तर इटली का नियंत्रण सौंपा गया। इसको ऑस्ट्रिया को। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, बाकी क्या था, जबकि प्रासा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इन सब मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्होंने नेपोलियन को बर्खास्त किया था। मतलब नेपोलियन को जो हटाया था ये उनका सबका उद्देश्य था कि ये सब करके हम ऐसा ऐसा करेंगे। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का भी लक्ष्य था। अब आते हैं आगे नेक्स्ट, 1815 की स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। जितनी भी व्यवस्था स्थापित हुई तो निरंकुश थी। वो निरंकुश तो अपना ही चाहेगा ही चाहेगा। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त
नहीं करती थी। अब मैंने कहा ना कि प्रोटेस्ट नहीं बर्दाश्त होता, जहाँ निरंकुशता होती है वहाँ आप आलोचना नहीं कर सकते हैं। और उन्हें उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। निरंकुश सरकार पर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है यहाँ पे, तो समझ लीजिए कहीं न कहीं वहाँ निरंकुशता विद्यमान है। जैसे कहीं भी किसी उसमें किसी भी देश में या कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में अगर जो आप जैसे आप अपने परिवार में हैं, अगर जो आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो कहीं न कहीं वहाँ एक इंसान की सत्ता चल रही है ना? वैसे ही राष्ट्र के ऊपर लागू होता है। वे आलोचना और सहमति को बर्दाश्त नहीं करती थी और उन्होंने गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। ज्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिसका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों को नियंत्रण लाना लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्र और मुक्ति के विचार जो है झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आजादी। अब यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर जो नई उदार रूढ़िवादी व्यवस्था के जो आलोचक राष्ट्रवादी जो उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा एक क्या उठाया गया मुद्दा जो क्या था, जो प्रेस की आजादी मतलब प्रेस कुछ किसी चीज में बोलने के लिए आजाद हो। ये नहीं कि अगर आप हमारे खिलाफ बोल रहे हैं तो आपको हम डंडा मार के भगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए चिंतकों ने 1820 में आपस में बैठकर एक अनाम व्यंग्य चित्र बनाया गया है। इसमें क्या किया गया, उसके मुंह पे पट्टी बांधी है कि आप मुंह पे पट्टी है, हमें कब तक सोचने दिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण है ना? पढ़े लिखे समाज का पहला नियम है खामोशी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए जब कोई का कोई सदस्य बोलने के लोभ का शिकार हो जाए तो सदस्यों के प्रवेश करने पर मुख बंद रखने वाली मुहर बांटे जाएंगे, ये कहा गया इसमें। अब आता है क्रांतिकारी।